तो चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2025 के जो करंट अफेयर है उनको हम डिस्कस करेंगे और इन करंट अफेयर को लिंक करेंगे स्टैटिक जीके के साथ, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ हमारे जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाए। तो लास्ट क्लास में जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे सबसे पहले उनको रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद नए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के बारे में, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 7 अगस्त को। और 7 अगस्त अगर हम बात करें तो स्वामीनाथन जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो यहाँ पर ये जो डे डिक्लेयर किया है इसके पीछे एक तो ये कारण हो गया कि बर्थ एनिवर्सरी है एम एस स्वामीनाथन की। सेकंड, दूसरा यहाँ पर याद रखना है कि इस डे के थ्रू फिर महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है कि गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि जो डे है वो भी डिक्लेयर किया है। क्योंकि डे डिक्लेयर करने का मतलब क्या हो गया, 7 अगस्त डिक्लेयर करने का मतलब ये हो गया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, स्पेशली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करना अमंगेस्ट द फार्मर, अमंगेस्ट द अदर पीपल ऑफ द स्टेट। देन उसके बाद है ऑपरेशन महादेव, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने कंडक्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क में। जो टेररिस्ट वहाँ पर छुपे हुए थे उनको एलिमिनेट करने के लिए। और ऐसा भी कहा गया कि ये वो टेररिस्ट है जो कि पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे। देन उसके बाद इंटरनेशनल टाइगर डे, जो कि 29 जुलाई को होता है। प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था 1973 में, और मेन फोकस है टाइगर कंजर्वेशन की तरफ। तो प्रोजेक्ट टाइगर को जो इम्प्लीमेंट करता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2005 में हो रखी है। और ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आती है। देन उसके बाद है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आसाम में है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो नेशनल पार्क बना है 1974 में, टाइगर रिजर्व बना है 2006 में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है 1985 में। तो टोटल हमारे पास 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा ध्यान रखना, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी वाइज अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरे पर आता है जिम कॉर्बेट, तीसरे नंबर पर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। मतलब कि डेंसिटी किसकी जो है वो कितनी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो बांदीपुर पहले नंबर पर आ गया है। पहले जिम कॉर्बेट हुआ करता था बट लेकिन अब बांदीपुर है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। ये जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और अभी तक अगर हम बात करें तो 58 टाइगर रिजर्व है, बहुत जल्दी 59th टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है, बट लेकिन अभी स्टिल जो है वो पूरी प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल के अभी जो है वो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए थे। ये एक क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका अगर हम बात करें एक स्पेशल फीचर ये है कि इसको प्रॉपर जो है वो यहाँ पर एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम के साथ जो है वो बनाया गया है। और ये जो मिसाइल है प्रलय मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 100 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। तो कई बार रेंज के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, सुपरसोनिक मिसाइल हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया, ये ऑल जो डिपेंड करता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो इनको कैटेगराइज किया गया है, ये कैटेगराइज किया गया है इनके स्पीड के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद स्कीम्स की बात करी थी हमने लास्ट क्लास में भी, और अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर जो स्कीम्स है, तो पहला तो आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अगर हम बात करें कि जो फेयर प्राइजेज है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो राशन है वो हमें जो है वो मतलब एक एडुकेट प्राइस पर मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे राशन डिपो। देन पोषण स्कीम हमने जो है वो देखी थी, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी, स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एक तो मिड डे मील स्कीम हो गया, दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आंगनवाड़ीज के थ्रू भी जो है वो न्यूट्रिशनल जो एसेसरीज रहती है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें दलिया वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसकी अगर हम बात करें तो उसका एक्सटेंशन 2029 तक कर दिया गया है। इसमें जो फ्री फूड ग्रेन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं 5 kg तक के पर मंथ। और ऑलमोस्ट यहाँ पर याद रखना कि 81 करोड़ बेनिफिशरीज है इस स्कीम के अंडर। तो इतने लोगों को सरकार जो है वो फ्री में जो है वो फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड कर रही है। कितने? 5 किलो। देन उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करी थी, ये इंटरनेशनल रिवर है।
और ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम एक और फैक्ट देखें तो ये जो है वो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। इंटरनेशनल रिवर हम इसको कह रहे हैं, तो इसका ओरिजिन आपको याद रखना है तिब्बत यानी कि चाइना में है, उसके बाद इंडिया में एंटर करती है, देन बांग्लादेश में। इंडिया में बांग्लादेश जैसे हम कह रहे हैं ना कि इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, तो देखो इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और जब बांग्लादेश में एंटर करते हैं तो वहाँ पर इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो कैचमेंट एरिया है उसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ से जो नदियाँ हैं वो जो वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, यानी कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो ऑलमोस्ट मैक्स नदियाँ जो है वो किसको ज्वाइन करती है, ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। तो ब्रह्मपुत्र का अगर हम नेचुरल बाउंड्री देखें तो जैसे इस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है, तो यहाँ वाली साइड पर अगर हम बात करें तो ये तो हिमालयाज हो गए सारे। इधर वाली साइड पर अगर हम बात करें देन उसका ये इधर वाली साइड अगर हम बात करें यहाँ पर तो ईस्ट में यहाँ पर हो गए पटकई हिल्स, और नीचे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हो गए साउथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हो गए असम हिल्स। तो इस तरह से ध्यान रखना। 916 लेंथ है इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर की। ट्रिब्यूटरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इस तरह से ज्वाइन करती है यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर को, तो ये तो सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे तीस्ता हो गया, मानस हो गया, लोहित हो गया, दिबांग हो गया, सुवर्णश्री हो गई, धनश्री होगी, संकोश, ये सारी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी रहती है। ये नदियाँ न्यूज़ में क्यों रहती है, क्योंकि हाइड्रो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हाइड्रो पावर यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो बना रहे हैं पानी से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी 41% जो है वो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें तो देसंग, ठीक है, दिखोवो, धनश्री और कोपिली। तो ये धनश्री को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो धनश्री और सुवर्णश्री या फिर इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है 41% जो अभी हमने बात करी। देन इरिगेशन पर्पज से भी हमारे लिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ से मिल रहा है। फर्टाइल प्लेन्स, और जो ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, तो कैश क्रॉप यहाँ पर जो ग्रो की जाती है। कल्चर अगर हम बात करें इस नदी के राउंड में जो कल्चर है, असम का रिच कल्चर इसके साथ कनेक्ट करता है, और साथ में ही ये जो रिवर है वो रिच बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करती है। जैसे कि अगर हम बात करें एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कौन से, जो रेन फॉरेस्ट है। देन उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं, फ्लोरा और फौना में भी रिच है। तो काजीरंगा अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व भी इसी नदी के पास में है। और दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मझूली आइलैंड वो भी इसी नदी के ऊपर है, और सबसे छोटा जो रिवर एंड आइलैंड है जिसका ना अगर हम बात करें तो उमानंदा, ये भी जो है वो इसी नदी के ऊपर है। तो दोनों ही यहाँ पर है, और मझूली आइलैंड याद रखना यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी है। और जो ये मझूली आइलैंड है ये जो विष्णु भगवान जी है उनके साथ लिंक करता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वैष्णवेट जो कल्चर है उसके साथ ये लिंक करता है। और फाउंडर की अगर हम बात करें जो वैष्णव जो ये मतलब जो कल्चर है जिसके एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर हम बात करें आसाम में जो वो शंकर देव ने करी थी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाता है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो आप इस तरह से इसको कोलिंग कर सकते हैं। देन सेकंड जो है वो बिम्स्टेक पोर्ट कन्क्लेव अगर हम बात करें तो ये कंक्लूड हुआ था विशाखापट्टनम में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, और इसकी अगर हम बात करें तो 1997 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है बाय फॉलोइंग बैंकॉक डिक्लेरेशन। 2003 में इसका सेक्रेटरेट बना था। 2004 में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भूटान और नेपाल इसके मेंबर बने थे, मतलब ओरिजिनली मेंबर नहीं थे। देन एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1997 हो गई। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो ये बिम्स्टेक है ना इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो साउथ एशिया है उसके साथ कनेक्टिविटी का एक ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कंट्रीज ऐसी हैं जो अगर हम बात करें आसियान नेशन का भी पार्ट है, जैसे कि अगर हम देखते हैं थाईलैंड और म्यांमार, तो दोनों ही जो बिम्स्टेक में भी है और एक तरह से अल्टरनेटिव है। जैसे सार्क की तो मीटिंग नहीं होती है, सार्क नेशंस अगर हम बात करें जो 1985 में बना है, इसमें तो अभी कोई मीटिंग नहीं होती है, लेकिन जो बिम्स्टेक है ये जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर इसकी मीटिंग रहती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो होल्ड है साउथ एशिया में उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके गोल्डन जैकल के बारे में हमने पढ़ा था जो कि स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल है, रात को ये एक्टिव होता है। ये मोनोगैमस होता है, मोनोगैमस मतलब एक ही पार्टनर रहता है इनका लाइफ टाइम, चाहे वो मर जाए चाहे वो जीवित रहे। देन ओमनीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस मतलब सब कुछ खाते हैं। आयुसन स्टेटस अगर हम बात करें तो वो आता है लीस्ट कंसर्न,
और ये जो IUCN है, याद रखना, ये 1948 में बन रखी है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1948 में हो रखी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको रखा गया है शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 1 में रखने का मतलब क्या हो गया कि ये इस स्पीशीज़ को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नाशिद 2 अगर हम बात करें तो ये जो है वो ईरान है, मतलब ईरान की सैटेलाइट है, और इसको जो है वो रशिया के रॉकेट जिसका नाम है स्विज रॉकेट, इससे लॉन्च किया था ईरान ने। ये ईरान की टेलीकम्युनिकेशन और रिसर्च सैटेलाइट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नाशिद 2 है क्या, तो याद रखना ये एक सैटेलाइट है, रॉकेट नहीं है, मतलब लाइक इन सिंपल जैसे मिसाइल भी नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई कन्फ्यूज़न है रहता है तो बिल्कुल क्लियरली माइंड में रखना कि नाशिद जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देन उसके बाद वीर परिवार सहायता योजना, ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नालसा ने शुरू करी है। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सूर्यकांत जी ने ये अनाउंस करी स्पेशली फॉर द वेटरन्स, जो आर्मी वेटरन्स है, जो डिफेंस वेटरन्स है, उनके लिए स्कीम जो है वो शुरू करी है। नालसा की एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें तो 1995 में हो रखी है। ये एक स्टेटरी बॉडी है और इसका जो बैकअप है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर है। इनका जो मेन काम रहता है, ये प्रॉपर पूरा इवेल्युएट करते हैं कि जो लीगल एड है वो प्रोवाइड की जाए वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स, EWS, ST, SC, वुमेन और OBC, इन सभी को जो है वो नालसा के थ्रू जो बेनिफिट जो प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द जुडिशरी या जस्टिस सिस्टम। देन उसके बाद है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। ये एक आर्मी एक्सरसाइज है जिसका 2025 का जो एडिशन है वो जोधपुर में हुआ था। पहले तो ये पूछा जाता था कि एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है, अब ये पूछा जाता है कि एक्सरसाइज कहाँ पर हुई। तो 2025 का एडिशन याद रखना जोधपुर में। तो 2026 का जो एडिशन होगा वो डेफिनेटली है कि वो सिंगापुर में होगा। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने जो 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें जो है वो रिफॉर्म्स किए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ऑलमोस्ट देखते हैं, एक तो इन्होंने क्लियर यहाँ पर कह दिया कि जो जैसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वैसे ही अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होगी, पहला पॉइंट। और दूसरा, इन्होंने एम्पावर कर दिया है जो स्टेट लेवल पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है नेशनल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको एम्पावर कर दिया है कि वो डिजास्टर से रिलेटेड प्लान्स बना सकते हैं। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको ध्यान रखने हैं। प्लस साथ में जैसे NDRF है वैसे ही SDRF को बनाने की बात भी यहाँ पर की गई। और यहाँ पर जो अर्बन जो हमारे रीजन्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं रेपिड अर्बनाइजेशन भारत में हो रही है, तो अर्बनाइजेशन जब हो रही है रेपिड तो उसके साथ चैलेंजेस भी रेज हो रहे हैं रिलेटेड टू अर्बन डिजास्टर। जैसे कि हम देखते हैं जो फायर्स हो गए, फायर के इंसिडेंट अर्बन एरियाज में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जैसे गोवा में क्लब में आग लगी थी, ठीक है, तो वो भी एक फायर का इंसिडेंट हुआ। तो गोवा क्या है, एक अर्बन पूरा का गोवा का तो ऑलमोस्ट रीजन सारा का सारा अर्बन एरिया ही है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस रेज हो रहे हैं इनको हमें एड्रेस करना जरूरी है। या फिर हम एक और एग्जांपल की बात करें, जो दिल्ली में अगर हम बात करें, मुखर्जी नगर में जो फ्लड वाला इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे जो है वो बेसमेंट में पानी भर गया था और फिर जो 3 एस्पिरेंट्स थे उनकी जो है वो डेथ हुई थी। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडिया ने भी सक्सेसफुली जो वो टेस्ट किया है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड रेल कोच। तो ये चेन्नई में किया, और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है फिर इसके थ्रू हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली इन द रेलवेज। देन उसके बाद यूके जो पहली कंट्री बनी है G7 नेशन में जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीन को एज एन कंट्री। G7 में इंपॉर्टेंट नेशंस कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले तो ये भी याद करके रखना। तो फ्रांस हम देख सकते हैं सिंपल एक, उसके बाद हम यूके और US की बात कर सकते हैं, जापान हो गया, एक हो गया इटली, कनाडा। एक और कंट्री का नाम बताओ यहाँ पर कौन है, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, USA हो गया, ठीक है, जापान हो गया, इटली हो गया, एंड वन मोर, जर्मनी। ठीक है, 7 जर्मनी। और ये ना पहले G8 हुआ करता था, G7 पहले G8 हुआ करता था, बट लेकिन 2014 में जब क्रीमिया एनेक्सेशन किया रशिया ने, तो रशिया यहाँ से बाहर चला गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। और आई थिंक 1987 के अराउंड जो है वो रशिया की एंट्री हुई थी इसमें, बट लेकिन उसके बाद फिर जो है वो रशिया ने 2014 में, मतलब रशिया को 2014 में यहाँ से निकाल दिया। तो ये बन जाता है फिर G7। अब इसके साथ साथ में ना एक G4 भी है।
G4 में देखो, जो G7 में दो कंट्रीज है वो G4 में है। एक जर्मनी हो गया, इसलिए मैंने इसको आप लोगों से पूछा, एक जर्मनी हो गया, एक जापान हो गया, दो। दूसरा तीसरा यहाँ पर याद रखना इंडिया, और चौथा हो गया ब्राज़ील। तो ये चार हो गया G4 नेशंस। तो ये G4 नेशंस क्या कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म करो, और हमें भी P5 में ऐड करो। परमानेंट 5 का एक्सपेंशन अब होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड गोल्स के बारे में बात करते हैं इंडिया के, या आप इसमें लिख सकते हैं। तो नेट जीरो का टारगेट हमारा 2070 का है। 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो हमें लेकर जानी है रिन्यूएबल एनर्जी के, नॉन फॉसिल के थ्रू, बाय 2030। और इसमें भी हमारी अचीवमेंट है। इवन हमने टारगेट किया है कि 50% एनर्जी जो है वो हम लेकर जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से बाय 2030। तो हमने इसको अचीव कर लिया 2030 से पहले ही। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है। देन उसके बाद हमने टारगेट किया है कि हम 1 बिलियन कार्बन एमिशन रिडक्शन करेंगे बाय 2030। और ऑलमोस्ट हमने एक टारगेट ये भी रखा है कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित देश जाओ भारत को बनाना है। तो भारत का जो पाथ है ना विकसित बनने का, उसमें हमने क्लियरली टारगेट किया है कि हम जो है वो वन हेल्थ के कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। हम जो है वो एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करेंगे अंडर मिशन लाइफ। जो मिशन लाइफ है उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमने मतलब टारगेट, ठीक है डेवलपमेंट जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, बट लेकिन मिनिमाइज करना है एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स अगर हम बात करें तो 2025 को डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस ने, और यहाँ पर थीम की भी कही गई है कि कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। आर्टिकल 43B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ लिंक करता है, जिसको 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 2011 में। तो ये भी साथ में आपने ध्यान रखना। देन उसके बाद है मेरी टाइम फाइनेंसिंग इनिशिएटिव। ये जो है वो न्यू दिल्ली में 2025 में इंडिया ने प्रपोज किया, और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि एक मेरी टाइम जो है वो डेवलपमेंट फंड होना चाहिए, जो कि मेरी टाइम सेक्टर में कोस्टल रीजन में जितनी भी डेवलपमेंट रहती है उसको फंड करेगा। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इसको ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद बैटलफील्ड टूरिज्म है। बैटलफील्ड टूरिज्म इज़ अ काइंड ऑफ टूरिज्म जिसमें ये कह रहे हैं कि जहाँ पर पहले कभी युद्ध हुआ होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं डोकलाम ट्राई जंक्शन, शाइचिन ग्लेशियर, अक्साइचिन, या कोई ऐसा रीजन जहाँ पर जो है वो पहले कोई बैटल हो रखी है, तो देन उसको ओपन करना टूरिस्ट के लिए, लोगों के लिए उसको ओपन करना, ताकि वहाँ पर लोग जाएं, और लोग जो है वहाँ जाकर एक तो नेशनलिज्म यहाँ से प्रमोट हो रहा है, देन उसके बाद दूसरा जो है वो यहाँ से टूरिज्म जो रीजनल इकोनॉमी है वो भी चलेगी। तो इस तरह से जो है वो भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है। और ये इनिशिएटिव भी कुछ इस तरह से है जैसे हम कहते हैं ना मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना, मेडिकल वीज़ा। तो इसमें भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, ट्रेडिशनल जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसका जो हब बनाएंगे इंडिया को। तो फिर क्या है कि लोग जो है वो बाहर से कंट्री से इलाज के लिए जाओ भारत में आएंगे। देन उसके बाद है समुद्र परिक्षेत्र। ये जो है वो इंडिजीनियसली जो अगर हम बात करें डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जिसको लॉन्च किया गया गोवा में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये परिक्षेत्र है क्या, तो याद रखना ये जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो कि इंडिजीनियसली बनाई गई। इंडिजीनियस देखो, हम प्रलय मिसाइल की बात करें तो वो भी इंडिजीनियसली बनाई गई, अभी ये भी इंडिजीनियस हो गया। तो इससे क्या हमें क्लियर पता चल रहा है कि हम जो है वो मेक इन इंडिया को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो टॉप किया है वो फिनलैंड ने किया है, और भारत का रैंक है 118। और अभी ना हेलने पासपोर्ट इंडेक्स भी आ गया है, ये अभी रिसेंट वाला है, भारत का रैंक 80 है, 80 रैंक का ध्यान रखना 2026 के लिए। 2025 के लिए जो रैंक था वो 85 था, तो अभी इंप्रूवमेंट हुई है, भारत का रैंक अब 80 हो गया है इसमें। और टॉप पर है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। देन उसके बाद जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2024 में अगर हम बात करें तो भारत का रैंक 96 है, टॉप इसमें डेनमार्क ने किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक 4th है, इसमें टॉप किया है यूएस ने। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, 2024 में रैंक, ठीक है। तो अभी सॉरी, ये इसमें 80th रैंक है ना इंडिया का, तो अभी रैंक इंप्रूवमेंट 2024 के अकॉर्डिंग देखी गई है, ठीक है। और 2025 में हमारा रैंक 77 था, तो इसको कंफ्यूज मत होना इसके साथ, ठीक है। 2024 में रैंक था 85th, और अभी इंप्रूवमेंट हुई है 2024 के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद है कारगिल विजय दिवस, जो कि 26 जुलाई को होता है।
1999 में जो है वो कारगिल वॉर हुई थी, ऑपरेशन विजय यहाँ पर लॉन्च किया था। कारगिल रिव्यू कमेटी भी इसके बाद अपॉइंट की गई थी। और कारगिल वॉर से पहले ना एक लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे इंडिया के, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो गए थे और एक तरह से पीस प्रमोट करने की बात की गई थी। बट लेकिन उसके तुरंत बाद, कुछ टाइम बाद अगर हम देखते हैं तो कारगिल वॉर हो गई। पट्टचित्र की बात करते हैं तो ये पेंटिंग है जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देखी जाती है। और याद रखना, ये क्लोथ बेस्ड जो स्क्रॉल पेंटिंग है, इसको भी जीआई टैग मिल रखा है। तो ये जो जीआई टैग है, जीआई एक्ट के अंदर मिलता है, जिसका एक्ट का ईयर है 1999। और जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार मिल जाए तो उसके बाद ये 10 साल तक जो है वो वैलिड रहता है, दोबारा से भी दिया जा सकता है। जैसे मान लो एक बार किसी को मिल गया तो फिर दोबारा दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब हो गया कि रीजन बेस्ड एक अप्रोच देना, पहचान देना, ताकि रीजन भी जो है वो आगे चले, और साथ में दूसरा है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी भी एक पहचान बने। सोहराई पेंटिंग, इनको भी जीआई टैग मिला है। ये झारखंड की पेंटिंग है। ये मुरल आर्ट बेस्ड पेंटिंग है और सोहराई फेस्टिवल के साथ भी ये लिंक करती है। ये पूरा डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर में कि ये पेंटिंग होती क्या है और कितने तरह की पेंटिंग्स है। इसमें जो ये मुरल जो आर्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जो कि अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च करी थी। तो यहाँ पर हेल्थ और मेडिकल या जो लीगल सर्विसेज है, सभी जो है वो एक सेंटर में प्रोवाइड करने का टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ने स्कीम के थ्रू रखा। ठीक है, तो एक तरह से इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेटेड सपोर्ट और साथ में जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है, स्पेशली वुमेन जो कि अफेक्टेड है वायलेंस की वजह से। तो ये स्कीम जो है वो अगर हम बात करें मिशन शक्ति के अंडर आती है, जो कि पूरा प्रॉपर एक संबल प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो है वो ये फुली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और निर्भय फंड के थ्रू जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें पैसा प्रोवाइड किया जाता है। इम्प्लीमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये सभी वुमेन को सपोर्ट करती है और सभी गर्ल्स को सपोर्ट करती है जो कि 18 साल से कम की है। देन उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करते हैं। 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। इनकी बर्थ जो है वो 1856 में हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक साल पहले। डेथ अगर हम बात करें तो 1920 में हुई थी। और 1920 में जब इनकी डेथ हुई थी ना, तो तिलक स्वराज फंड जो है वो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था जस्ट बिफोर द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो ये भी आपने साथ में ध्यान रखना। देन उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो फ्रीडम फाइटर थे, जो कि चित पवन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनको याद रखना फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहा जाता है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे ये, सोशल रिफॉर्मर भी है। और इन्होंने स्वराज और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको प्रमोट किया है। इन्होंने कहा भी है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने बनाई थी 1980। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने बनाई थी 1884 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रखा है कि डक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने एस्टेब्लिश करी है। याद रखना बाल गंगाधर तिलक, और उनके साथ कौन थे, गोपाल गणेश अगरकर। और उसके बाद जो ये डक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इन्होंने बनाया था फर्गसन कॉलेज, जो कि पुणे में था 1885। और सेम ईयर 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन रखी है, जिसको 140 साल कंप्लीट हो गए हैं। देन उसके बाद इनके दो न्यूज़पेपर भी थे, एक था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था, एक था महारत्ता जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। बुक्स की अगर हम बात करें तो गीता रहस्य, द ओरियन, आर्टिक होम ऑफ वेदा। तो जो आर्टिक होम ऑफ वेदा है, ये एक थ्योरी है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो आर्यंस थे उनका जो घर था वो था आर्टिक, वो आर्टिक पोल से जो है वो भारत में आए। तो ये भी एक कोर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इनको अरेस्ट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 बार। वैसे तो बहुत बार अरेस्ट हो रखे हैं, लेकिन मेन 2 याद रखने हैं। 1898 में अरेस्ट किया था, एक तो सेडिशन चार्जेस के अंडर। उसके बाद 1908 में भी सेडिशन चार्जेस के अंदर इनको अरेस्ट किया था। और फिर उसके बाद 1914 में इनको जो है वो जेल से छोड़ा था। और जेल से छोड़ने के बाद इन्होंने कोशिश करी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए, बट लेकिन 1915 में ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ 1915 में हो गई थी। तो 1916 में जो है वो इन्होंने जो है वो लखनऊ पैक्ट में, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था याद रखना, उसमें जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में दोस्ती हुई थी, और साथ में जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बीच में भी दोस्ती हुई थी। तो लखनऊ पैक्ट में सरोजनी नायडू जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो याद रखना हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर कहा था। होम रूल लीग इन्होंने शुरू करी थी अप्रैल 1916 में, 1916 में।
और इसमें जो विज़न था वो था कि होम रूल को प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना अबाउट द स्वराज। उसका सितंबर में ही, सेम ईयर में 1916 में ही सितंबर में ही एनी बेसेंट ने भी शुरू करी थी होम रूल लीग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टुवर्ड्स रिसाइलेंट एंड प्रोस्पेरस सिटीज इन इंडिया। ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ने प्रिपेयर करी है और वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट याद रखना 1944 में, इसका हेडक्वार्टर जो वाशिंगटन डीसी में है। तो उन्होंने फोरकास्ट किया है भारत की जो सिटीज़ है उसको लेकर। इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो सिटीज़ है वो ऑलमोस्ट जो है वो 70% जो है वो नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो इसलिए हमें जो है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है सिटीज़ को, और क्लाइमेट रिसाइलेंस प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 2050 तक लगभग जो है वो 951 मिलियन हो जाएगी। तो 951 मिलियन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी, ऐसा कहा गया। और इसमें साथ में ये भी कहा गया कि हमें जो है वो लगभग अराउंड 2.4 ट्रिलियन जो है वो पैसा चाहिए 2050 तक। डॉलर 2.4 ट्रिलियन इतना हमें पैसा चाहिए 2050 तक, ताकि हम ये कह सके कि हम जो है वो मतलब जिस तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है तो हम एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट प्रमोट करें इंक्लूसिव वे में। तो यहाँ पर क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है, हमें बेहतर सर्विसेज अगर देनी है, तो हमें इतना पैसा चाहिए। एनुअल लॉस यहाँ पर कहा गया कि जो अर्बन एरियाज में फ्लड्स की वजह से हो रहा है वो $5 बिलियन के अराउंड है 2030 तक हर साल का। और ये कहा है कि जिस तरह से अभी अर्बन फ्लड्स चल रहे हैं, अर्बन डिजास्टर चल रही है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये $30 बिलियन भी हो सकता है 2070 तक। तो दैट मीन्स कि हमें क्लाइमेट रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। देन उसके बाद इन्होंने कहा कि हीट वेव्स की वजह से एनुअली जो है वो 2050 तक लगभग जाओ 3 लाख डेथ हो सकती है। तो ये भी एक फैक्ट है। 2023 में अगर हम बात करें तो भारत की जो सिटीज़ है, अगर हम ये कहते हैं ना कि वर्ल्ड में 50 जो टॉप मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटी है, तो उन 50 में से 42 जो है वो इंडियन सिटीज़ है। 2022 में 39 थी, लेकिन अब ये डाटा बढ़ गया है 42, और मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो दिल्ली है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जो बर्डन है ना अर्बन एरियाज़ में, वो भी बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द पोल्यूशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन भी आती है। तो पहली रिकमेंडेशन आती है डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि हीट और फ्लड प्लान्स हमें लेकर आने पड़ेंगे, हमें अर्लिंग वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें एक डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें प्राइवेट फाइनेंसिंग को प्रमोट करना है, हमें एम्पावर करना पड़ेगा अर्बन लोकल बॉडीज़ को, उन्हें ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, जो ताकि जो भी वनरेबल्स है, जैसे कि हम बात करते हैं वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, तो एक तो इनको प्रोटेक्ट कर सके, प्लस साथ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या फिर एनजीओज है, हमें उनको भी सपोर्ट करनी पड़ेगी, उनको भी एम्पावर करना पड़ेगा, फंड देने पड़ेंगे, ताकि जितने भी वनरेबल सेक्शंस हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर हो रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। ये अपेक्स बॉडी है जो कि डील करती है जो भी कंडीशन जो है वो राइज होती है ड्यू टू मेजर डिजास्टर। जैसे कि हम बात करते हैं कोविड-19, तो कोविड-19 एक बहुत बड़ी डिजास्टर जो है वो थी, बहुत मेजर डिजास्टर थी। तो उस टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी जो कि कोऑर्डिनेट करती है वेरियस लेवल्स पर। तो यहाँ पर जो हेड होता है ना, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट, जब बहुत मेजर क्राइसिस आता है, जैसे कि मान लीजिए अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर लग जाती है, तो उस केस में हमारे यहाँ पर भी कमेटी बनाई जाएगी कि पूरा किस तरह से मैनेज किया जा सकता है जो भी क्राइसिस रेज हो रहे हैं उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है विया सोलर एनर्जी। ये स्कीम जो है वो 2024 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर एक तरह से सोलर रूफ जो टॉप सोलर प्लांट है जो उसको यहाँ पर प्रमोट किया गया, एक तरह से प्रोजेक्ट रखा गया, और सरकार इसमें फिर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है 60%। तो यहाँ पर फिर जो मतलब जो लोग हैं, लोगों को क्या दिया, सरकार ने एक ऑप्शन दिया कि आप क्या करो, अपने घरों की छत के ऊपर सोलर जो है वो प्लांट लगाओ। फिर वहाँ से क्या होगा कि आपके एक तो देखो खुद की इलेक्ट्रिसिटी होगी, फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी खुद की होगी, अगर सरप्लस में है तो आप उसको बेच भी सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद है प्रिह विहार टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो कंबोडिया में है, हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो थाईलैंड है और कंबोडिया, इन दोनों के बीच में अगेन जो है वो मतलब बहस शुरू हो गई है इस टेम्पल को लेकर। थाईलैंड क्लेम करता है कि ये टेम्पल जो है वो उसकी टेरिटरी का पार्ट है, मतलब बॉर्डर रीजन में ये टेम्पल है, और ये टेम्पल एक हिंदू साउथ इंडियन जो है वो हिंदू रूलर था जिसने ये बनाया था।
पालना स्कीम, तो पालना से याद रखना कि ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव हो सकता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें अगर हम बात करें 6 मंथ से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी केयर की बात की गई है कि उनका केयर करनी है, उनको न्यूट्रिशन, हेल्थ हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, या इम्यूनाइजेशन हो गया, या ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया, इन सब के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो सेंटर और स्टेट दोनों ही जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है स्कीम को लेकर। नेशनल फ्लैग डे जो कि 22 जुलाई को होता है, और अडॉप्शन अगर हम बात करें तो 22 जुलाई 1947 को जो है वो नेशनल फ्लैग की अडॉप्टेशन हो रखी है। ऑलमोस्ट यही एक जो है वो फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना जो आज़ादी से पहले का अडॉप्टेड है, बाकी सभी ऑलमोस्ट बाद में अडॉप्ट किए गए हैं। नेशनल फ्लैग हमने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था, 15 अगस्त से पहले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। देन उसका चेस डे की अगर हम बात करें तो वो होता है 20 जुलाई को। सेकेंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बांग्लादेश में हुआ, ढाका में, और इंडिया अगेन यहाँ पर विनर है। इंडिया ने डिफीट किया इस बार चाइना को। पहली बार जो है वो अगर हम बात करें होस्ट जो है वो इंडिया ही था, इंडिया ही जीता था और डिफीट किया था ईरान को। तो इस बार किसको डिफीट किया है? चाइना को डिफीट किया है। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 ये बना है एसबीआई, और किसने बनाया इसको? ग्लोबल फाइनेंस ने। तो 2025 में सबसे अच्छा बैंक कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई को नेशनलाइज किया गया 1955 में। आरबीआई जिसको बनाया गया था 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने टोटल 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गवर्नमेंट ने, ये हमने पॉलिटी इकोनॉमी में डिस्कस किया है। 20 बैंक को नेशनलाइज किया था जिसमें 14 बैंक जो है वो 1969 में नेशनलाइज किए थे और 6 बैंक जो है वो 1980 में नेशनलाइज किए थे, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल, ये जो है वो गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया और गुजरात पहली स्टेट बनी है। तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब जो डीएनए है ना ट्राइबल्स का, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च वर्क करेंगे इस जो ये प्रोजेक्ट है इसके थ्रू, और गुजरात पहली स्टेट बनी है। बेडुइन्स की अगर हम बात करें तो ये नोमैडिक ट्राइब है, इसको डेजर्ट की ट्राइब भी कहा जाता है, डेजर्ट ट्राइब, और स्पेशली अरेबियन रीजन में ये ट्राइब है। एक तरह से इनको डेजर्ट ड्वेलर भी कहते हैं। और इनकी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी है, और इनका जो हेड होता है ना उसको शेख कहते हैं। और इसको ये जो हेड होता है इसके पास एक काउंसिल होती है जो इसको असिस्ट करती है, और इसमें जनरली मेल जो एल्डर मेंबर होते हैं वही यहाँ पर इसके मेंबर होते हैं। तो मेल पर्सन जो है वो यहाँ पर मेंबर होंगे, ऑलमोस्ट लाइक वुमेन यहाँ पर जो पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो बेडुइन पूछा जा सकता है क्या। देन उसके बाद दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, ये असम में है और ये दिहांग रिवर के ऊपर है। अभी इसको पूरा डिटेल में आगे एक और बार डिस्कस करेंगे। याद रखना है जो ये दिहांग पटकाई है इसको अमेजोन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, और यहाँ पर जो है वो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया? स्पेशली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पर आपको बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होती है ना वहाँ पर जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से ब्रॉड होते हैं। वहाँ पर स्केली लीव्स नहीं होते, वहाँ पे ब्रॉड लीव्स होते हैं। जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर जो लीव्स है वो स्केली लीव्स होते हैं। तो ये स्केली लीव्स आपको टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेंगे। कॉनिफर फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल हो गया। मानगढ़ मज़ाक की बात करते हैं तो ये 1913 में हुआ था राजस्थान में, और ये जो मज़ाक है हत्याकांड अगर हम बात करें तो ये भील ट्राइब के साथ लिंक करता है। हुआ क्या था कि गुरु गोविंद गिरी के अंडर जो है वो ये लोगों ने क्या किया था कि एक मीटिंग रखी थी और डिमांड रेज करी थी। जो लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे? हायर वेजेस रेज कर रहे थे, मतलब एक तरह से कि हायर वेजेस हमें चाहिए। एक तो रेवेन्यू बर्डन बहुत ज़्यादा था, ऊपर से इन्होंने डिमांड करी कि थोड़ा हायर वेजेस हमें चाहिए। तो फिर यहाँ पर ये लोग जब गैदर्ड हुए तो ऑलमोस्ट ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि ये हमारे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। तो देन फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि शूट का ऑर्डर दे दिया था, और ऑलमोस्ट यहाँ पर कहा जाता है कि 1000 से 15 जो ट्राइबल जो लोग थे वो मारे गए थे। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसको जो है वो आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहते हैं। आदिवासी जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी इसको कहा जाता है। नवंबर में ये हुआ था। जो बैसाखी वाले दिन था 13 अप्रैल, वो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये नवंबर में हो रखा है। ये उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है जितना ज़्यादा जो है वो बैसाखी वाला है, एक ये पॉइंट। और जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1913 में हो रखे है, इसमें 2 पर्सनालिटीज थे, एक का नाम था सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको जो है वो ब्रिटिश सरकार ने उठा लिया था। तो फिर इनको उठाने के चक्कर में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बातचीत डिस्कशन वगैरह किया था कि उठाया गया क्यों।
तो फिर वहाँ पर जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के क्या कर दिया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हाटी ट्राइब के बारे में, जो कि गिरी रिवर के साथ लिंक करती है। ये सिरमौर में भी है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दो इम्पॉर्टेंट रीजन्स। और जो हाटी है, ये ट्राइब जो है वो मतलब इनका जो नाम है वो हाट से पड़ता है। हाट जो है वो एक मार्केट प्लेस है, जिससे जो है उनका नाम ड्राइव हुआ। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि पॉलीएंड्री वाला केस यहाँ पे देखा गया। मतलब एक ही समय पे वुमेन जो है वो एक से ज़्यादा जो पर्सन है उससे ज़्यादा जो एक से ज़्यादा मैन से शादी कर रही है। तो ऐसा इंसिडेंट देखा गया था, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। कमचत्का पेनिसुला, ये पेनिसुला हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो ध्यान रखना कि रशिया में है। रशिया में भी किस तरह से, जैसे मान लो ये जो है वो नॉर्थ इंडिया, जो ऊपर वाला आपका नॉर्थ एशिया बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन हो गया दैट इज़ कमचत्का रीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अर्थक्वेक भी आया है, वल्केनिक इरप्शन भी हो रखी है। और ये रीजन जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट भी है। और यहाँ पर ना नीचे को छोटे छोटे आइलैंड है जिनको कुरिल आइलैंड कहते हैं, तो ये भी जो है वो इसी रीजन का पार्ट है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर एक तो अर्थक्वेक आया, दूसरा यहाँ पर वल्केनिक एक्टिविटीज़, थर्ड आपको ध्यान रखना कि ये जो कुरिल आइलैंड है ना, ये आइलैंड जो है वो रशिया ने कंट्रोल किए हुए हैं, बट लेकिन जापान कहता है कि ये हमारी टेरिटरी का पार्ट है। इस तरह से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन एक बार बन रखा है। देन उसके बाद है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके 75 ईयर कंप्लीट हुए, यानी कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 1950 में हो रखी है। पीसी महलनोबिस ने इसको एस्टेब्लिश किया था। स्पेशली यहाँ पर जो टारगेट था, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के लिए डाटा कलेक्ट करना, सोशल और इकोनॉमिक दोनों लेवल पर। तो यहाँ पर हाउस होल्ड सर्वे किए गए और प्रॉपर पूरा जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया, और ये डाटा जो है वो फिर काम आता है पॉलिसी फ्रेमवर्क में। तो ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, और इसका एक डायरेक्टर जनरल होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2027 में अगर हम बात करें तो सेंसस भी कंप्लीट हो जाएगी, और ये पहली जो है वो डिजिटल सेंसस भी है, तो ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार अगर हम बात करें तो साथ के साथ में कास्ट सेंसस भी हो रही है, तो इसलिए भी जो है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों ही फैक्ट आपको साथ साथ में ध्यान रखने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेनियम डिपॉजिट की। मिनरल्स कहाँ कहाँ पर भारत में मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यूरेनियम डिपॉजिट भारत में याद रखना, तो झारखंड में सबसे पहले देखना कि ये जो वो सिंगबम रीजन में होता है। कर्नाटका में अगर हम बात करें तो भीमा बेसिन, भीमा रिवर भी है। और मेघालय में याद रखना तो महादेक जो बेसिन है यहाँ पर है। तेलंगाना में अगर हम बात करें तो नॉर्थ कुडप्पा सिस्टम, मतलब जो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो साउथ कुडप्पा बेसिन में है। राजस्थान में अरावली में मिलता है, और अरावली में भी जो नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट है उस रीजन में जो है वो यूरेनियम डिपॉजिट मिलते हैं। जो यूरेनियम हमारे पास है उसको हम जो है वो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो यूरेनियम हम फॉरेन कंट्रीज से जो है वो लेकर आ रहे हैं उसको हम सिविलियन पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उससे हम क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं। लेकिन जो यूरेनियम हमारे पास है उससे हम न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर नेशन भारत बना है 1998 में, ठीक है। 1998-99 में याद रखना, हमने यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन शक्ति के थ्रू जो है वो न्यूक्लियर जो वो टेस्ट किए थे। वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमने पहले बना दिया था, बट लेकिन हमने टेस्ट नहीं किया था। तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के थ्रू हमने बॉम्ब तो बना लिया था, बट लेकिन हम टेस्ट नहीं कर पाए थे। तो टेस्ट हमने 1998 में कर रखे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद मंगल पांडे जी के बारे में बात करते हैं। 19 जुलाई को इनकी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रिब्यूट पे किया था। इनका बर्थ जो है वो 1927 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, बेलिया डिस्ट्रिक्ट में। जो मंगल पांडे जी है, इनका रोल जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत के लिए है। मतलब लाइक कि जैसे अगर हम बात करें, एक जैसे आपने इनफील्ड राइफल की जगह जो है वो दूसरी राइफल जो है वो मस्कट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है। राइफल मस्कट जो वो इंट्रोड्यूस हो गई थी 1853 में। अब एक रोमर जो वो स्प्रेड हो गया कि इसके जो कार्टिएजेस है ना वो ग्रीस्ड हैं, ये तो बीफ से या फिर पॉर्क से। तो फिर क्या हुआ था कि जो इंडियन सिपॉइज थे उन्होंने कहा कि ये तो हमारे रिलीजन पर अटैक है। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया था कि अपने रिलीजियस सेंटीमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए मना कर दिया था कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, और उन्होंने क्या था, वॉइस रेज कर दी थी। तो फिर यहाँ पर जो मंगल पांडे जी थे, इन्होंने क्या किया था, 29 मार्च को 1857 में जो इनके सीनियर सर्जेंट थे उनको पर जो है वो अटैक कर दिया,
ठीक है। फिर फाइनली अगर हम बात करें तो उनको हैंग कर दिया गया था 8 अप्रैल को, और उसके बाद जो है वो एक स्पार्क जो है वो देखी गई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की, और फाइनली 10 मई को जो मेरठ के जो सिपाहीज थे उन्होंने रिवोल्ट किया था और वो चल गए थे दिल्ली की तरफ। दिल्ली के बाद जो है बहादुर शाह जो उस टाइम पे थे, बहादुर शाह जफर, उसको जो है वो इन्होंने क्या किया था कि रिवोल्ट का लीडर बना दिया था, और फिर जो है वो ये आगे स्प्रेड हुआ था रिवोल्ट। और 1858 में ये रिवोल्ट इतना स्प्रेड हुआ था नॉर्थ इंडिया में कि इसके बाद जो क्राउन जो रूल था वो खत्म हो गया, सॉरी क्राउन रूल की शुरुआत हुई थी और जो कंपनी रूल था वो खत्म हो गया था। नमस्ते स्कीम की बात करें तो 2023 से लेकर 2026 तक की ये स्कीम है, यानी कि 3 साल की स्कीम है। यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि जो मतलब एलिमिनेट करना जो हजार्डियस कंडीशन में जो मैनुअल जो है वो स्कैवेंजिंग हो रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्कीम शुरू करी थी। तो इसी तरह से जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए एक और स्कीम थी जिसका नाम है स्माइल। स्माइल इनिशिएटिव भी कुछ इस तरह से ही जो है वो लिंक करता है, और इसमें जो है वो जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ साथ जो है वो ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनको और बैगर्स जो है वो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि उनका वेलफेयर प्रमोट करना है और इन सभी को एलिमिनेट करना है। ये जो चैलेंजेस रेज हो रहे हैं रिलेटेड लाइक जैसे बैगिंग हो गया या ट्रांसजेंडर पर्सन को जो भी समस्याएं जो है फेस करनी पड़ रही है, उन सभी को एलिमिनेट करने का यहाँ पे टारगेट रखा गया था। देन बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में, जिसके अगर हम बात करें शुरुआत जो है वो 1 जुलाई 2015 में हुई थी। यहाँ पर जो मेन टारगेट रखा गया वो रखा गया कि भारत को ट्रांसफॉर्म करना है टुवर्ड डिजिटल इम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब देखो डिजिटल इम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया। पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे जो है वो डिजिटाइजेशन की रेस में है, तो पूरे वर्ल्ड के साथ चलने के लिए हमें भी डिजिटल रेवोल्यूशन को लेकर चलना था। तो जैसे पहले 2G था, फिर 3G था, फिर 4G 5G और अब 6G है। तो ये कोर जो ये कंसेप्ट है ना पूरा, ये क्या है, डिजिटाइजेशन है। आज के टाइम पे हम जो है वो लोक मित्र केंद्र जाकर अपने सर्टिफिकेट बना पाते हैं इजीली, वेरिफिकेशन हो जाती है, हमें हर रिकॉर्ड जो है वो मिल जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटाइजेशन। इवन कोविड-19 के टाइम पे अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम या जो क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी दीक्षा पोर्टल के थ्रू या ई विद्या पोर्टल के थ्रू, तो वो सभी क्या है, वो सभी पार्ट है डिजिटल इंडिया का, वो सभी हम लिख सकते हैं। और मॉडर्न इंडिया के बाद डिजिटल इंडिया जो है वो आगे पढ़ने को होगा 50-60 साल बाद। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1945 में हो रखी है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इंपॉर्टेंट है ये, और यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है। यूएन की एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हो रखी है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। और इसमें मेंबर्स की अगर हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में तो 194 मेंबर्स है, और भारत भी जो है वो इसका पार्ट है। तो फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव है ये उसको प्रमोट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। याद रखना इकोनॉमिक कॉपरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। एक OPEC भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसको मत रखना यहाँ पे, उसके साथ कंफ्यूज मत होना। OECD अलग है। तो की फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला तो याद रखना कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो 1961 में हो रखी है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना। साथ के साथ में आपको ऑलमोस्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके एस्टेब्लिश्ड ईयर मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अब अगर आपको मेंस में लिखने के लिए भी आता है ना कि आपको इसके ऊपर नोट लिखना है, तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव अलग से बताओ। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड को। देन उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। किसी को अगर इशू होता है ना कि आंसर राइटिंग में जो है वो डायग्राम फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, तो आप कुछ इस तरह का जो तरीका है वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, रिमेंबर याद रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। की इकोनॉमिक पार्टनर है। इसमें टोटल 38 मेंबर नेशन है, और ऑलमोस्ट इसमें जो है वो डेवलप्ड इकॉनमी है। डेवलप्ड इकॉनमीज और जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिनकी जो इकॉनमी है वो फ्री है, फ्री ओपन इकॉनमी, या फिर हम कह सकते हैं कि इकॉनमीज जो है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमीज है। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो इसका पार्ट है, तो यहाँ पर याद रखना कि ये सारे नेशंस, ये आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि वैसे तो और भी आते हैं इसमें, लेकिन ये हमारे को याद रखने हैं। तो ये कुछ कंट्रीज के नाम आप 3-4 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएंगे फिर इजीली। तो US, UK, टर्की, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, कनाडा, चिले, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इसराइल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, हंगरी और ग्रीस। मैंने ये क्यों आपको बताई कंट्रीज, क्योंकि देखो इसराइल को लेकर डाउट आ सकता है कि वो मेंबर होगा या नहीं।
तो इसलिए जैसे कोरिया है या मैक्सिको है, अब मैक्सिको और यूएस की कम बनती है, तो क्या मैक्सिको होगा या नहीं, कुछ इस तरह से डाउट अगर रह सकता है, तो इसलिए आपको ये लर्न करके रखना है कि मैक्सिको भी इसका मेंबर है। 2 रिपोर्ट रिलीज करता है ये, गवर्नमेंट एट ग्लैंस और द बेटर लाइफ इंडेक्स। तो एक रिपोर्ट हो गया और एक इंडेक्स, ये दोनों भी याद रखना। ये OECD जो है वो रिलीज करते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना 1961 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम जो है वो बिम्स्टैक का टॉपिक एक बार पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो 4th बिम्स्टैक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुई थी, और ये इंडिया ने होस्ट करी थी, जहाँ पर जो है वो रीजनल प्रिपेयर्डनेस फॉर साइक्लोन्स और फ्लड्स पर फोकस किया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो म्यांमार में भी म्यांमार में भी अर्थक्वेक आया था, और श्रीलंका भी जो है वो एक अगर हम बात करें तो साइक्लोन से हिट हुई थी। साइक्लोन दितवे और म्यांमार में भी अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया ने दोनों ही तरफ में सपोर्ट करी थी। तो उसके बाद फिर हमने ये भी टारगेट किया कि जो चैलेंजेस रेज हो रहे हैं उसका मिलकर सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग ही तो, हम कंट्रीज ही तो इफेक्ट हो रही हैं। तो बे ऑफ बंगाल में जितने भी नेशंस थे उन सभी ने मिलकर जो है वो ये एक तरह से जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी 4th, और इसका होस्ट था इंडिया। बिम्स्टैक 1997 में बना है बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बिल्कुल ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं, रीजनल कॉपरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। क्लोज कॉपरेशन जो है वो कंट्रीज के बीच में होना चाहिए ऑन म्यूचुअल ग्राउंड। देन उसके बाद 2003 में जो है इसका सेक्रेटरीट ढाका बनाया गया, और 2004 में याद रखना नेपाल भूटान ने ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान मेंबर्स है। आप इस तरह से छोटे छोटे डायग्राम भी बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये 22% जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो बिम्स्टैक मेंबर नेशंस में है, और जो इकॉनमी है, मतलब देख GDP शेयर अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन के अराउंड जो है वो GDP शेयर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पुराना जो डाटा है उसमें ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3.4 समथिंग, बट लेकिन अगर आप इंडिया की इकॉनमी देखोगे तो 4.1 ट्रिलियन है। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सभी नेशंस की भी यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट जो ट्रिलियन वाइज देखते हैं टोटल, तो $5 ट्रिलियन के अराउंड जो है वो इनका इकोनॉमिक शेयर भी बनता है वर्ल्ड लेवल पर। देन उसका सिग्निफिकेंस बात करें भारत के लिए क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कालादान प्रोजेक्ट शुरू किया था, और ये कालादान प्रोजेक्ट जो है वो हमने म्यांमार के साथ मिलकर शुरू किया था, और अभी ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या प्लान किया था, यहाँ पर एक कोलकाता पोर्ट हो गया और यहाँ पर एक पोर्ट हो गया सितवे पोर्ट, इनको कनेक्ट करने का हमने जो है वो यहाँ पे टारगेट किया था। फिर उसके बाद म्यांमार के थ्रू हम एंटर करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, बट लेकिन ड्यू टू द मिलिटेंट ग्रुप जो यहाँ पर एक्टिव है उसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए एक और जो है वो मतलब एक तरह से सिग्निफिकेंस है कि क्लोज कॉपरेशन कर रहे हैं नेबरिंग स्टेट्स के साथ, नेबरिंग नेशंस के साथ, जो रीजनल इश्यूज है उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कॉपरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करे, और जो भी रीजनल जो इश्यूज है उनको एड्रेस करें विया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो जो ये बिम्स्टैक है एक तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है, ताकि जो भी इश्यूज है बॉर्डर से रिलेटेड उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो जैसे कच्चाथीवू आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी। 1974 में इंडिया ने वो टेरिटरी श्रीलंका को दे दी थी, बट लेकिन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि ये इंडिया की टेरिटरी है, श्रीलंका को दी थी, तो इसको वापस लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये कच्चाथीवू आइलैंड है, तो इंडियन जो फिशरमैन है अगर वो इस आइलैंड के पास में चले जाते हैं ना, तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो उनको पकड़ लेती है। और अब ऐसा ही हुआ, इस बार भी पकड़ लिए इंडियन फिशरमैन। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि आप हमने आपको ये टेरिटरी दे रखी है और हमारी टेरिटरी में जो है वो हमारे जो फिशरमैन उनको पकड़ रहे हो। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने ये कहा कि आप इस टेरिटरी को वापस ले लो। तो अगर ये टेरिटरी वापस ले ली जाती है तो यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा था वो हमारी टेरिटरी में थे, तो उनको वापस छोड़ना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी बन रही है, और ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है ना, ये इनहेबिटेड आइलैंड है। देन उसके बाद जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जो अदर कंट्रीज के इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, तो इसको भी रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनके साथ कॉपरेशन करना जरूरी है। देन उसके बाद पीपल टू पीपल कॉपरेशन वेरी नेसेसरी। और इसमें आप बता सकते हैं अदर पॉइंट भी कि जो ये बिम्स्टैक नेशंस है इनका ऑलमोस्ट सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया से अलग हुआ था, तो मतलब कॉलोनी हिस्ट्री जो है वो सेम है। 1937 तक जो है वो म्यांमार भी जो है वो इंडिया का ही पार्ट था,
उसके बाद जो है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको अलग किया। देन हमारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, जैसे कि हम बात करते हैं कि पॉलिसीज़, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर पॉलिसी, महासागर विजन, तो ये सभी के लिए जो है वो बिम्स्टेक जो कंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनर्जी और क्लाइमेट कोलैबोरेशन को लेकर भी, क्लाइमेट कोलैबोरेशन मतलब जैसे बे ऑफ बंगाल है, अब बे ऑफ बंगाल में कोई समस्या रेज हो रही है तो वो जो समस्याएं हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए लाइक हम खुद ही सॉल्व कर देंगे, तो हमें बांग्लादेश की भी सपोर्ट चाहिए, हमें श्रीलंका की भी सपोर्ट चाहिए ताकि उसको एड्रेस कर सके। तो यहाँ पर मिलकर ही जो है वो सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हमने ऑलरेडी सपोर्ट भी प्रोवाइड करी थी, जैसे जब म्यांमार को सपोर्ट प्रोवाइड करी थी तो हमने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था, और जब श्रीलंका को हमने सपोर्ट प्रोवाइड करी है साइक्लोन दितवा के टाइम पे, तो यहाँ पर ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया था। तो ये दोनों आपको साथ में ध्यान रखना, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बिम्स्टेक क्या प्रमोट कर रहा है। बिम्स्टेक प्रमोट कर रहा है रीजनल कॉपरेशन। बिम्स्टेक जो है वो कनेक्शन दे रहा है साउथ ईस्ट एशिया के साथ। कैसे? हमने बात करी म्यांमार और थाईलैंड दोनों जो है वो आसियान नेशन का भी ग्रुप है, उस जो ग्रुप है उसका भी जो है वो पार्ट है। देन रीजनल जो इन्फ्लुएंस है उसको भी बढ़ाता है, ये भी एक पॉइंट हो गया। चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं कि भारत के लिए सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस भी यहाँ पर कुछ रेज हो रहे हैं। तो पहला तो देखो, अगर हम बात करें जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको लेकर चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। मतलब ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर सब बात कर रहे हैं लेकिन फंडिंग उतनी नहीं है। ये तो डेवलपिंग कंट्रीज, इनके पास तो पैसा डेवलपमेंट के लिए कम है, तो क्लाइमेट के लिए कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट साइन होता है उसमें स्लो प्रोग्रेस है, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। प्राइस जो मतलब एक तरह से प्राइस या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, इवन प्राइस को लेकर भी कह सकते हैं। जैसे जो हमारी जो आसियान नेशंस जो ये बिम्स्टेक मेंबर्स है, अगर हम भूटान को छोड़ दें, क्योंकि भूटान का तो कोई लेना देना नहीं है किसी कंट्री के साथ नहीं, वो अपने अलग ही रहते हैं, पीसफुल कंट्री है। बाकी सभी कंट्रीज की जो करेंसी है ना वो भी इस टाइम पे उनकी वैल्यू खत्म ही समझो, धीरे धीरे खत्म। जैसे इंडियन रुपए डॉलर के कंपैरिजन में कितना गिरता जा रहा है, तो वैसे ही सोचो कि यहाँ पे जो बांग्लादेश की करेंसी है या फिर श्रीलंका में तो ऑलरेडी क्राइसिस देखे भी गए थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है, जैसे बांग्लादेश में क्लैशेस अभी देखे गए, म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट। तो ऐसा ग्रुप जिसमें हर कंट्री में कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। देन उसके बाद चाइना की प्रेजेंस बांग्लादेश में और श्रीलंका में भी उन्होंने अपने नाम पे अपना मतलब उन्होंने एक पोर्ट जो है वो ले रखा है, बांग्लादेश में भी पोर्ट है। हम्बनतोता पोर्ट जो है वो बांग्लादेश का हो गया और श्रीलंका का भी एक पोर्ट है, शायद मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, तो उसका कंफर्म कर लेना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कंफर्म बता दूंगा, इनके पोर्ट्स अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो बांग्लादेश में भी जो पोर्ट्स है, श्रीलंका में भी पोर्ट है, ऑलमोस्ट चाइना ने कंट्रोल करके रखे हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसका एक कॉमन एग्जांपल हम जो है वो ये भी बता सकते हैं श्रीलंका के क्राइसिस के साथ। देन उसके बाद मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। जैसे बांग्लादेश की बात करें ना, तो बांग्लादेश में आपने देखा होगा रोहिंग्याज का जो इशू है, रोहिंग्याज एक ऐसी समस्या है जो कि बनती जा रही है, ये भी एक चैलेंज है। ऊपर से इलीगल जो माइग्रेशन हो रही है। जो हम्बनतोता पोर्ट है, ठीक है, वो श्रीलंका में है। तो हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका में है जो कि चाइना के कंट्रोल में है। बांग्लादेश में भी एक पोर्ट है जो कि चाइना के कंट्रोल में है। देन उसके बाद अगर हम बात करें रिवर वाटर डिस्प्यूट, एक रिवर है जो कि नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिन है उसका, म्यांमार को छोड़कर, तो आई थिंक शायद त्रिपुरा में है वो रिवर, और त्रिपुरा से वो एंटर करते हैं बांग्लादेश में। तो फिर अब यहाँ पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये क्लेम किया कि जो त्रिपुरा में जो डैम बन रखा था ना उससे पानी छोड़ा, तब जो है वो बांग्लादेश में फ्लड्स आई। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्लियरली कहा कि हमने उसके ऊपर डैम बना ही नहीं रखा है, वो बारिश ज़्यादा हुई है इस वजह से फ्लड आई। तो इस तरह के क्लैशेस है, इस तरह के चैलेंजेस है, इनको एड्रेस करना जरूरी है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हमें जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें जो है वो कनेक्टिविटी को एक्सेलेरेट करना पड़ेगा, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर। तो इन तीनों लेवल पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जो है वो जो कनेक्टिविटी है उसको एक्सेलेरेट करेंगे, तो कुछ एक सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें जो है वो टारगेटेड सेक्टोरल कॉपरेशन जो प्रमोट करना पड़ेगा, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट जो है वो लेकर चलनी पड़ेगी। बट लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक समस्या भी है, जिस तरह से अगर हम बात करें कि हिंदूज को जो है वो बांग्लादेश में जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है जिसको हम बता सकते हैं।
हमें फोकस करना पड़ेगा इंक्लूसिव जो है वो ग्रोथ की तरफ। तो विजन जो है वो हमारा कैसे रहना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला रहना चाहिए। और जो कोऑपरेटिव एरियाज है हमारे, देखो मैंने इसको थोड़ा सा इजी किया है ताकि आपको ये ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ याद हो जाए। तो देखो एनर्जी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, तो आप इसको 4E लिख सकते हैं इजीली, ठीक है, पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, तो आप इसको 3T लिख सकते हैं, T3 लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर और आर्ट एंड कल्चर, तो इसको 2A लिख सकते हैं। 2S ऐसा हो गया सोसाइटी और साइंस। इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिशरीज और हेल्थ, ये अलग से। तो ये आपको एक तरह से थोड़े बहुत मतलब मेंस के लिए की टर्म्स में मिल गई, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बिम्स्टेक जो है वो एक तरह से अल्टरनेटिव भी है सार्क नेशंस के लिए। तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बिम्स्टेक में रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए, ताकि जो रीजनल स्टेबिलिटी भी बने और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एक इंटीग्रेशन भी बनी रहे। फिर उसके बाद हेलने की बात करते हैं, ये लद्दाख में है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1000 से कम लोग रहते हैं। ये कोल्ड डेजर्ट है और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो यहाँ पर है। डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। तो भारत के पास दोनों है। हॉट डेजर्ट की बात करें तो वो हो गया थार डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो वो हो गया लद्दाख वाला ये वाला डेजर्ट। और जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का एक्सटेंशन एक तो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। इंडिया में जो एक्सटेंशन है थार डेजर्ट का वो याद रखना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है। इस तरह से आप इसको कोलिंग करके याद कर सकते हैं। हेनले ऑब्जर्वेटरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ये, और ऑलमोस्ट कितनी हाइट पर है, 4500 मीटर अबव द सी लेवल। और यहाँ पर जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर रहता है, कोई क्लाउड्स नहीं होते, कोई यहाँ पर जब आपको एटमॉस्फेरिक वेपर देखने को नहीं मिलते। और एक यूनिक फैक्ट है यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर ना आपको यूनिक डार्क स्काई ऑब्जर्व देखने को मिलेंगे। डार्क स्काई ऑब्जर्व का मतलब क्या हो गया एक तरह से, या डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या हो गया कि एक्सेप्शनल जो है वो नेचुरल डार्कनेस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और जितना क्लियर स्काई ये है उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट साइट जो है वो मानी जाती है। INS संदक की बात करते हैं। INS संदक जो है वो इंडिजीनियसली डिज़ाइन और डेवलप्ड है। और अगर हम बात करें, याद रखना ये जो है वो हाइड्रोस्कोपिक सर्वे वेसल है। ये पूछा जा सकता है ये है क्या, तो याद रखना जो INS संदक है ये जो है वो हाइड्रोस्कोपिक सर्वे वेसल है, जो कि कोस्टल रीजन में और डीप वाटर में सर्वे करते हैं। तो ये रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी कैपेबल है। तो अगर किसी को बचाना है, रेस्क्यू करना है, रिसर्च वर्क करना है, तो उसके लिए भी ये कैपेबल है। और ये ऑपरेशनल स्पेशली किस रीजन में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अभी हम जो करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं ना, मतलब नेक्स्ट 2 डेज के, या अगर हम बात करें 19 जनवरी के, जो मैं PDF बना रहा हूँ अभी, हम उसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, उसमें ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो वो आप वीडियो देख लेना। देन उसके बाद है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कारण क्या है, इंडिया ना लगातार अभी अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज के साथ एंगेज हो रहा है। इवन थर्ड पोल की भी बात की जा रही है। एक तरफ तो रशिया हो गया, एक तरफ US हो गया, अब उसके बाद थर्ड पोल हो गया इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज की। वो किसकी साइड है, रशिया की साइड या फिर US की साइड। अब देखो रशिया से परेशान है यूरोपियन कंट्रीज। एक तो उनकी डिपेंडेंस है एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर, और दूसरा रशिया ने जो है यूक्रेन पर अटैक कर रखा है। और जो US है, US जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूरोपियन कंट्रीज को। तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज के पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाए। ना वो रशिया को छोड़ सकते हैं क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंस है, ना वो यूरोप को, ना वो USA को छोड़ सकते क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी डिपेंडेंस है। तो इसलिए फिर वो भी बेचारे हमारी तरह फंसे हुए हैं। तो ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसमें जो है वो अभी सिर्फ 4 कंट्रीज है, पहले बहुत हुआ करती थी बट लेकिन अब सिर्फ 4 बनी है। 1960 में ये बना है। इससे पहले हमने बात करी थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD। ये बनी है 1961 में। 1960 में बनी है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बाय फॉलोइंग स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो था कि फ्री ट्रेड प्रमोट करना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना अमंगेस्ट द मेंबर, जो मेंबर है, प्लस साथ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब अगर ये किसी और कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो फिर इस एसोसिएशन के थ्रू करेंगे। तो इसमें 4 कंट्रीज अभी बची है, एक है आइसलैंड, एक और उसके बाद दूसरे आते हैं लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। भारत ने ना
इंडिया ने, आपको ध्यान रखना, इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। जिस तरह से यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, उसके बाद हम भी जो है वो मार्केट ढूंढ रहे हैं कि यूएस के मार्केट को छोड़कर किसी और कंट्रीज में जो है वो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर अपने गुड्स को भेजते हैं। तो उसी को लेकर ये इनिशिएटिव है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा याद रखना आपको कि जो यूएस है ना, वो एक तो अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी अभी लेकर चल रहा है। सेकंड, उसके बाद वो टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो भी ट्रेड डेफिसिट को फेस कर रहे हैं। यूएस में एक समस्या जो सबसे बड़ी है वो ट्रेड डेफिसिट की है, वो उसको एलिमिनेट करने का प्लान कर रहे हैं। देन ध्यान रखना कि जैसे अभी ये 4 मेंबर्स है, प्रीवियसली इसमें डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और ये सभी जो मेंबर हुआ करते थे। कुछ और भी यहाँ पर मेंबर है, बट लेकिन ये मेन याद रखना, क्योंकि डेनमार्क भी अभी न्यूज में है ग्रीनलैंड को लेकर। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कह दिया कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, तो इसको लेकर भी जो है वो काफ़ी मीटिंग चर्चाएं हो रही है। बट लेकिन ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस रीजन है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो अभी तक डेनमार्क के साथ ही रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है राजी ट्राइब। राजी ट्राइब की बात करें तो स्मॉल इंडिजिनस ग्रुप है, ठीक है, जो कि कुमाऊं रीजन में है, उत्तराखंड के। अब कुमाऊं रीजन, और साथ में ध्यान रखना कि कुछ एक जो है वो नेपाल में भी है। इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ये केव डिवेलर्स है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में इनको रखा गया है। देखो, ट्राइब्स वल्नरेबल होती है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, कल्चर अलग है, ठीक है, उनका जो लाइवलीहुड सोर्सेज है वो भी अलग है। और ट्राइबल में भी जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है उनको पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा जाता है। इंडिया में टोटल 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। इकॉनमी अगर हम बात करें राजी ट्राइब की, तो ये हंटर गैदरर है, एग्रीकल्चर पर अब शिफ्ट हो चुके हैं, हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके जो हैंडमेड गुड्स होते हैं। और ध्यान रखना कि ये हिंदू गॉड्स और नेचर की जो है वो पूजा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बोलीविया, न्यूज़ में है। बोलीविया न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने मेसल्स रूबेला वैक्सीन की जो डोजेज है वो प्रोवाइड करी बोलीविया को। बोलीविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका में। लैंडलॉक्ड है मतलब इसके आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है? तो पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले और पैराग्वे इनके साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पर याद रखना है कि एंडीज माउंटेन का जो एक्सटेंशन है, जैसे अगर हम साउथ अमेरिका बनाते हैं तो इस तरह से एंडीज माउंटेन का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर जो है वो बोलीविया आता है। तो बोलीविया में भी एंडीज माउंटेन है, प्लस यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है लेक टिटिकाका। तो ये जो लेक है ना, ये बॉर्डर रीजन में है पेरू और बोलीविया के। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, तो ये भी एक फैक्ट है जो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सूडान के बारे में। सूडान जो है वो अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल जो है खार्तूम है। यहाँ पे ना मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से बहुत सारे सिविलियन लोग जो है वो मारे गए। सिम्बैक्स की बात करते हैं तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में नेवल एक्सरसाइज है जिसका 32nd एडिशन जो है वो, अगर हम बात करें, सिंगापुर में हुआ था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये सिम्बैक्स है ये सागर, महासागर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन तीनों को प्रमोट कर रहा है। तो ये भारत के इनिशिएटिव है और सिम्बैक्स भी इसका पार्ट है। तो जैसे अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि साउथ एशिया में कॉपरेशन के लिए इंडिया क्या काम कर रहा है, तो एक तो सागर, महासागर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये तीनों लिखने हैं। फिर आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे सिम्बैक्स हो गया या अदर जो एक्सरसाइजेज होगी उनका। फिर उसके बाद मानगढ़ मजाक, इसके बारे में हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखना कि ये भील जो ट्राइब थी उन पर जो है वो ब्रिटिश सरकार ने जो है वो गोलियां चलाई थी नवंबर 1913 में। और यहाँ पर जो लीडर थे उनका नाम था गोविंद गुरु। तो इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए सारी भील कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होती है। और ये जो मानगढ़ धाम है ना, याद रखना ये राजस्थान में साइट है। तो अभी ये रिसेंटली जब यहाँ पर गैदर्ड हुए थे ना, तो इन्होंने कहा था कि हमें भील प्रदेश चाहिए। तो जैसे रीजनल इश्यूज होते हैं ना कि अलग सेपरेशन की, जैसे खालिस्तान वाला हो गया, बोडोलैंड हो गया, मणिपुर वाले अलग मांग रहे हैं यूनियन टेरिटरी का स्टेटस। तो कुछ एक जो है वो समस्याएं हैं हमारी अभी, तो आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स है, ये एक्स्ट्रा से याद नहीं करने होते, बस जब दिखते हैं ना तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना होता है ताकि हमारे माइंड में रहे, फिर पेपर में ऑटोमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं। मंकी पजल बटरफ्लाई, मंकी पजल बटरफ्लाई, ये आ सकता है पेपर में, पूछा जाता है मंकी पजल है क्या। तो याद रखना ये बटरफ्लाई है जो कि पंच नेशनल पार्क में या पंच टाइगर रिजर्व जाओ वहां पर स्पॉट हुई है।
जंगल बुक के बारे में आप सभी ने जो है वो सुना होगा, वो पंच जो टाइगर रिजर्व है उसके साथ लिंक करती है। और ये जो बन रखी है ना जंगल बुक, उसमें जो कहानी है ना, जो बच्चा जो कि शेरों के बीच में रहता है, वो एक राजपूत रूलर था, उससे रिलेटेड है वो। और याद रखना ये जो बटरफ्लाई है ये एंडेमिक है साउथ एशिया के लिए, यानी कि इंडिया के जो प्लेन्स है, वेस्टर्न घाट हो गए, जो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, वहाँ पर ये है। और याद रखना कि इसको लीगली प्रोटेक्ट नहीं किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंडर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि 2018 में जो भारतीय सरकार ने शुरू किया था। यहाँ पर टोटल जो है वो 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट की गई थी। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 3C के ऊपर बेस्ड है, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपटीशन। तो इनके थ्रू जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्री जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें जो है वो डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो यहाँ पे फोकस किया गया है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे यहाँ की स्टोरी देखते हैं, जिसको आप केस स्टडी के फॉर्म में एग्जाम्पल की मतलब की तरह से मेंस में लिख सकते हैं। चंबा भी यहाँ पर थी। चंबा की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर ये है कि चंबा जो है वो हर घर नल से जल में 100th डिस्ट्रिक्ट बना है, पहला पॉइंट। तो रूरल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। और रिमोट एरियाज में इस तरह के जो अचीवमेंट अगर लेकर आते हैं तो वो जो है वो अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि है। देन उसके बाद ध्यान रखना कि 100% कवरेज जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हो रखी है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर भी। देन उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो ये 100 यहाँ पर जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो 112 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गई। तो यहाँ पर क्या है कि 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गई है अंडर परफॉर्मिंग जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया नेशन वाइड से। और ये इंस्पायर हुए हैं जो नीति आयोग का जो इनिशिएटिव है ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उससे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फार्मर वेलफेयर होगा कितना 1.7 जो करोड़ जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर बेनिफिट होगा। मतलब इसमें क्या टारगेट किया जा रहा है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, सस्टेनेबल एग्रीरियन प्रैक्टिस को प्रमोट करेंगे स्पेशली इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसलिए इनको सेलेक्ट किया गया है। और अभी ये 100 डिस्ट्रिक्ट में है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेक्स्ट इसका आगे एक्सटेंशन हो। फिर उसका नेक्स्ट है कलिंगा रत्ना अवार्ड। ये जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया। किसने दिया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान जी याद रखना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। देन नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, उड़ीसा में हुई थी, भुवनेश्वर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुड गवर्नेंस आज के टाइम पे मेंस का GS2 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद हमारा एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको डिस्कस करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25 के लिए रैंकिंग की बात करते हैं तो 9th एडिशन है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया। तो टॉप क्लीन सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ये आते हैं। बट लेकिन इनको ना अब स्वच्छ सुपर लीग में रख दिया गया है। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी नाउ पार्ट ऑफ स्वच्छ सुपर लीग, सुपर स्वच्छ लीग। बट लेकिन स्टिल यहाँ पर वाटर कंटेमिनेशन की वजह से डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़ इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और बच्चों की जान जा रही है। तो कंसर्न है ये। और 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में टॉप जो है वो इसने किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिटवीन 3 लाख to 10 लाख के बीच में नोएडा है, चंडीगढ़ है और महासू है। तो पहले नंबर पर नोएडा, दूसरे पर चंडीगढ़, तीसरे पर महासू। क्लीनेस्ट गंगा टाउन की बात करें तो वो आती है प्रयागराज। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो आती है सिकंदराबाद। देन स्वच्छ शहर की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले पर आता है अहमदाबाद, दूसरे पर आता है भोपाल, तीसरे पर आता है लखनऊ। अहमदाबाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एक तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स होगी और दूसरा यहाँ पर ओलंपिक भी हो सकता है। तो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथहैम्पटन की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना पहला कैंपस जो भारत में ओपन किया है गुरुग्राम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का भारत में कैंपेन ओपन करना मतलब, कैंपस ओपन करना मतलब कि अब हमारे यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जो लोकल है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्लोबल डिग्री का एक्सेस मिलेगा। कोलैबोरेशन होगा यहाँ पर रिसर्च और इनोवेशन में, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर प्रमोट होगी और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलेगी। और ये जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस यहाँ पर ओपन किया गया, ये ओपन किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। और जो UGC की जो नई गाइडलाइंस है उसके अंदर ये पहला कैंपस जो ओपन हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो एक तरफ से जो हमारी IITs है
वो फॉरेन कंट्रीज़ में अपने कैंपस बना रही है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पर यहाँ जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एजुकेशन जो है वो मतलब वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट हो रही है। तो इससे क्या होगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इम्प्रूव होगी, जो कि रैंकिंग रहती है उन सभी में।